अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान गनी। आप देख सकेंगे यूट्यूब चैनल आज बात करेंगे मुल्क से बात करेंगे हम पाकिस्तान IMF के दाम होने वाले $3 के स्टैंड बाय एग्रीमेंट के वजह से फाइनली जो पाकिस्तान IMF के दाम जो $3 के स्टैंड बाय एग्रीमेंट जब हो चुका हुआ है। अब देखने लगी कि इस $3 के पाकिस्तानी अवाम के पाकिस्तानी माशरे के वजह क्या असर मरतब होते हैं और पाकिस्तानी अवाम को जो है इस $3 का क्या फ़ायदा नसीब होता है और पाकिस्तानी इकॉनमी के ऊपर जो है उसके क्या मस्बत असर जो है मरतब होते हैं। और देखने बाकी है कि क्या $3 जो है, चूँकि $3 जो है पाकिस्तान को जो है 9 माह के लिए दी गए हैं और पाकिस्तान $3 जो है IMF को जो है 9 माह के अंदर वापस करने हैं। तो देखने बाकी है कि $3 जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो है वो कितना कारगर मामूल जो है साबित होते हैं। और जहाँ तक आवाम की, तो आवाम की जो है वो सब महंगाई की में जो है पीस रही है और देखने बाकी है कि क्या $3 जो है महंगाई में कमी ला पाते हैं नहीं और क्या आवाम की ज़िंदगी में भी सुख चैन का जो वक्त है आवाम को जो है वो मैसर होता है या नहीं, तो बिना देखना बाकी है। और जहाँ तक बात है डॉलर की कीमत के वाले से, डॉलर की कीमत में जो है मुसलसल इजाफा हो रहा है और डॉलर की जैसे जब IMF का आर्गूमेंट हुआ था पाकिस्तान के साथ तो उसके बाद डॉलर की नुमाया कमी देखी गई थी, लेकिन उसके बाद थोड़े दिन बाद ही जो है डॉलर की कीमत जो है दोबारा से इजाफा देखा जा रहा है। अब देखने बाकी है कि अगर डॉलर की कीमत जो है वो कहीं जाके रुकेगी भी या नहीं और क्या डॉलर की कीमत जो है वो अपनी असली कीमत पर वापस भी आएगी या नहीं, तो भी देखना चाहिए बाकी है। और जहाँ तक बात है स्टॉक मार्केट की वजह से, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी जो थी वो उसमें भी जो है IMF आर्गूमेंट के बाद जो है वो बुलिश ट्रेंड देखा जा रहा था। अब देखने बाकी है कि क्या बुलिश ट्रेंड जो है वो ये टेम्परेरी है, परमानेंट है या फिर इसमें या फिर ये बबल जो है राइज है, ये भी देखना बाकी है। जहाँ तक बात रही कि अब चूँकि पाकिस्तान इकोनॉमी को जो है वो एक ऑक्सीजन जो मिली है यानी कि इस $3 के नतीजे में और पाकिस्तान इकोनॉमी जो है वो दोबारा से जो है उस अपने पाँव पे खड़ी हो सकती है अगर ये $3 जो है उसका सही इस्तेमाल किया जाए। अब देखना ही बाकी है कि क्या IMF जो है IMF को पाकिस्तान के आर्गूमेंट जो है वो क्या ये पाकिस्तान के इकोनॉमी के लिए कारगर साबित होता है नहीं। और जहाँ तक बात रही IMF के रिप्रेजेंटेटिव वाले, तो IMF जो है उस वक्त कहता है कि हम पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो राब्ते में हैं और तमाम सियासी जमातों को जो है IMF आर्गूमेंट के वाले से जो है अहतमाद में ले रहे हैं। तो इस से IMF की डेलीगेशन जो था पीपल्स पार्टी के अंदर से मुलाकात की, पीपल्स पार्टी की माशी टीम से मुलाकात की और उनसे भी IMF से उनसे बातचीत की गई, जबकि साथ साथ IMF की रिप्रेजेंटेटिव टीम ने जो है वो PTI चेयरमैन इमरान खान से भी मुलाकात की और उनकी माशी टीम से भी मुलाकात की और इस वाले से इमरान खान साहब को जो है वो इत्मीनान मिल जाएगा IMF एग्रीमेंट की वजह से। और जब जहाँ तक बात रही PTI चेयरमैन खान से, तो PTI चेयरमैन खान साहब ने जो है वो IMF के एग्रीमेंट की जो है वो हमायत का ऐलान किया है और उन्होंने कहा कि हम IMF के एग्रीमेंट की हमायत करते हैं जब तक नई हुकूमत का क़याम जो है वो अमल में नहीं आ जाता और नई हुकूमत के क़याम के बाद जो है वो देखा जाएगा इस मामले को। अब देखने बाकी है कि क्या अब IMF का जो प्रोग्राम है वो पाकिस्तान की माशरे की बहाली के लिए कितना मामलों का आगाज़ साबित होता है, तो ये भी देखना बाकी है। और जहाँ तक बात रही सियासत के वजह से, सियासत में भी इस वक्त जो है वो दाव पेच जो है वो खेली जा रही हैं, मुख्तलिफ सियासी बातें हैं आपस में जो है वो इस वक्त दाव पेच खेल रही हैं। लेकिन जहाँ तक बात है इलेक्शन की वजह से, तो इलेक्शन में जो है उस वक्त अब देखने बाकी है कि क्या इलेक्शन में पाकिस्तान जो वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान जो किस तारीख को करता है, किस दिन को करता है, क्योंकि हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि 13 अगस्त को जो है वो असम्बलियाँ जो है वो डिज़ोल्व हो जाएंगी। अब देखने बाकी है कि बाकी 13 अगस्त को असम्बलियाँ जब डिज़ोल्व होती हैं नहीं और क्या केयर टेकर सेटअप जो है वो आता है या नहीं आता, तो ये भी देखना बाकी है। और जहाँ तक बात है कि अब गेंद जो साफ सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कोर्ट में है, क्योंकि इलेक्शन को पाकिस्तान के पास अब इख्तियार जो है वो आ चुका है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। तो अब देखने बाकी है कि इलेक्शन को पाकिस्तान जो वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान जो है वो किस तारीख को करता है, किस दिन करता है, तो ये भी बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है। अब देखने बाकी है कि कब जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है इंतखाबात का क़याम जो है अमल में आता है, क्योंकि इस वाले से अगर हम यूरोपियन का स्टैंड लेकर तो यूरोपियन ने कहा है कि हमें अभी इस वाले से कोई दावतनामा जो है वो मसूल नहीं हुआ है, क्योंकि यूरोपियन कहते हैं कि हमें इलेक्शन से 3 माह पहले जो है वो दावतनामे जो है मसूल हो जाया करते हैं, लेकिन अभी तक जो है हमें जो है कोई दावतनामा जो है मसूल नहीं हुआ है अगर वजह 9 में इलेक्शन होनी है। तो इस वाले से अगर देखा जाए तो इलेक्शन के पाकिस्तान जो है मौक़िफ़ जो है सामने आ चुका हुआ है। इलेक्शन पाकिस्तान ने जो है कह दिया हुआ है कि जो जैसे ही हम जो है वो तारीख का ऐलान करेंगे इलेक्शन की, तो उसके साथ ही हम जो है वो दावतनामे जो है वो भेजना शुरू कर देंगे और यूरोपियन को जो है वो दावतनामा जो भेजा जाएगा। तो देखना ही बाकी है कि इलेक्शन में पाकिस्तान जो है वो किस तारीख को जो है वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करता है। तो अभी अब बहुत ही ज़्यादा ज़हन में सवाल जो है वो जन्म लिया, तो देखने कि इसका जवाब जो है वो कब मिलता है, कैसे मिलता है, किस टाइम मिलता है, ये भी देखना बाकी है। और जहाँ तक बात रही साफ और शफाफ इलेक्शन रहते तो देखना ही बाकी है कि अब क्या तमाम सियासी पार्टियों को जो है फेयर प्ले का मौका मिलता है इंतखाबात में और क्या तमाम सियासी पार्टियाँ को जो है वो खुल के जो है वो इंतखाबी मैदान में जो है वो एक दूसरे में मुकाबला करने का जो है वो चांस दिया जाता है नहीं, तो भी देखना जो बाकी है। जहाँ तक बात है
कि क्या पीटीआई को जो है वो इलेक्शन में क्या पीटीआई को जो है इंतखाबात में हिस्सा लेने का जो है मौका दिया जाता है नहीं, और क्या, क्योंकि इस वजह से कहा जा रहा है कि इस तक पाकिस्तान के रहनुमा ओन चंद साहब ने जब वो अदालत में जो है वो दरख्वास्त दायर की है कि पीटीआई पे एज जमात जो है पाबंदी लगाई जाए। तो अब देखने बाकी है कि क्या इस वजह से क्या फैसला आता है, और क्योंकि पीटीआई ने कह दिया हुआ है कि वो ना तो ये मुल्क छोड़ के जाएंगे और ना ही जो है उनका पाकिस्तान छोड़ने का कोई इरादा है। वो यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए जो है अपने मुकदमा का जो है भरपूर दफा करेंगे और पाकिस्तान में रहते हुए जो है अपने तमाम मुकदमा का जो है भरपूर सामना करेंगे और किसी से भी जो है वो अब अपने आवाम को जो है छोड़ के जो है वो जो है वो नहीं जाएंगे। तो अब देखने बाकी है कि क्योंकि पीटीआई में कहते हैं कि मैं कानून की बालादस्ती पे यकीन रखता हूँ और मैं कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी जो है वो जो उसको जो है वो क़यामत जो है अमल में लाया जाए। और साथ ही साथ कहते हैं कि आइन जो है वो बालादस्त है, क्योंकि आइन जो है वो हर किसी के लिए सुप्रीम है और आइन की बालादस्ती को जो हर किसी को चाहिए कि आइन की बालादस्ती को जो है यकीनी बनाए, क्योंकि आइन जो है वो हर शहरियों को रियासत से जोड़े रहता है और आइन ही होता है जो रियासत और शहरियों के दरमियान जो है वो एक रिश्ते का ताल्लुक जो है वो प्ले करता है और इस रिश्ते को कायम रहना हर वक्त में ज़रूरी होता है। अब देखने में कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान जो है किस तारीख को किया जाता है, इलेक्शन कमीशन जो है कब जो है वो आम इंतखाब की तारीख का ऐलान करता है और साथ ही साथ जो साफ़ और शफाफ इंतखाब का निकाल जो है वो मुनक्किद करवाना जो है इस इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। अब देखने में कि क्या तमाम सियासी पार्टियों को जो है वो खुल के जो है वो इलेक्शन में जो है इंतखाबी मैदान में जो है वो एक दूसरे को मुकाबला करने का मौका दिया जाता है। इन देखते हैं जो बाकी जहाँ तक बात रही गिलगित बल्तिस्तान के वाले तो गिलगित बल्तिस्तान में भी जो है जो है वो अजीब गरीब होता है जो वो बरपा है, क्योंकि हमने जब देखा कि आज़ाद कश्मीर की असम्बली में जो था जो ये सेम यही मामला था जब जीबी की असम्बली में हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी आज़ाद कश्मीर की असम्बली में भी आज़ाद कश्मीर के खिलाफ जो था वो अदालत से फैसला आया था। उसके बाद वो नाहल हो गए थे अपनी सीट से। तो उसके बाद जैसे ही वो आज़ाद कश्मीर अपनी सीट से नाहल हो तो उसके बाद फिर आज़ाद कश्मीर की असम्बली में भी जो था वो पीटीआई जो थी अपनी शख्सियत से जो खो चुकी थी और पीडीएम जो आते थे वहाँ पे जो था आज़ाद कश्मीर जो थी अपनी हुकूमत जो थी बना ली थी। इसी तरह अब जीबी असम्बली में भी यही हुआ है, सेम यही चीज़ हो रही है, होती देखी जा रही है, क्योंकि वहाँ पे भी ये कि जो सीएम गिलगित बल्तिस्तान थे खालिद खुर्शीद साहब, उनके खिलाफ भी अदालत से फैसला आया फेक डिग्री वाले से और वो भी अपनी इसके फैसले के बाद जो होता है अपनी अहदे से जो थे वो शुभ छोड़ गए और अहदे से हटाने के बाद भी जो था वो वहाँ पे जो था वहाँ पे कहते हैं कि वहाँ पे भी जो है वो अब एक ये गैर यकीनी की सूरत हाल जो बरपा है और अब कहा ही जा रहा है मुबैना तौर पर कि वहाँ पे भी जो है 3 ग्रुप जो है पीटीआई के बन चुके हुए हैं और वहाँ पे भी जो है अब नए ज़िला इंतखाब जो है वो अब होना बाकी है। अब देखने बाकी है कि इस तरह के इकदाम जैसे अब देखे जा रहे हैं कि जैसे जीबी असम्बली को पुलिस ने घेरे में ले लिया, इस तरह से दीगर जो अब चीज़ें सामने आ रही हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। तमाम सियासी जमातों को जो है वो अपना टेन्योर जो है और तमाम हुकूमतों को अपना टेन्योर जो है पूरा करने का मौका दिया जाना चाहिए। और क्योंकि आवाम ने जब आपको 5 साल का मैंडेट दिया तो आवाम के मैंडेट का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। आवाम के मैंडेट को महलूज़ खातिर रखते हुए जो है वो तमाम जो आवाम जिनको वोट दिया उनको जो है वो पूरा मौका देना चाहिए कि वो आवाम की खिदमत कर सकें उस टेन्योर के दरमियान में। अब देखने बाकी है कि जीबी में जो है वो क्या मामले होते हैं, जीबी में क्या पीटीआई जो है दोबारा से अपना ज़िला का नए ज़िला का इंतखाब जो है वो ज़िला का इंतखाब कर पाती है, नहीं तो भी देखना जो बाकी है। और क्या इत्तेहादी जमातें है वो भी फिर आज़ाद कश्मीर की तरह जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में अपने जो है वो सीएम लाने में कामयाब हो पाती नहीं तो भी देखना चाहिए। बाकी जहाँ तक बात रही स्वीडन के वाक़े के वाले से तो तमाम मुस्लिम दुनिया जो है वो स्वीडन वाक़े की शदीद हिफाजत में मजम्मत करती है और तमाम मुस्लिम दुनिया जो है वो स्वीडन की हुकूमत से मुतालबा करती है कि इस शख्स को जो है किराए वाक़ई सज़ा दी जाए। और जहाँ तक बात है इराक़ी गवर्नमेंट कहती है कि चूँकि ये शख्स हमारा शहरी था तो इसको हमारे वाले के जो हम जो है इसको अपने राज में जो है वो सज़ा देंगे। तो देखने बाकी है कि क्या स्वीडन हुकूमत इस वाले से क्या इकदाम करती है, इस वाले से पूरी उम्मत मुस्लिमा में जो है वो शदीद गम गुस्से की लहर जो है वो फैली हुई है और स्वीडन की हुकूमत चाहिए और तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ को चाहिए कि वो इस वाले से कानून साजी करें और अपने मुल्कों में जो है वो कानून पाकी और तमाम अम्बिया कराम की जो है उनकी तौहीन के हवाले से जो है वो तौहीन के ऊपर जो है पाबंदी लगाई जाए और साथ साथ जो ऐसी कानून साजी की जाए ताकि आइंदा कोई भी शख्स जो है वो कानून पाकी और दीगर अम्बिया कराम की तौहीन के बारे में सोच भी ना सके। तो इस वजह से देखा जाए तो स्वीडन को मैंने कहा है कि हम इस वजह को गौर कर रहे हैं कानून साजी के वाले से कि हम पाबंदी लगाएँ कानून पाकी और अम्बिया कराम की तौहीन के वाले से। तो अब देखने बाकी है कि क्या स्वीडन हुकूमत वाकई में इस वाले से इकदाम करती है नहीं, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि कभी ये वाक़या नॉर्वे में होता है, कभी ये वाक़या फ्रांस में होता है, कभी ये वाक़या डेनमार्क में होता है, कभी ये वाक़या स्वीडन में होता है। तो इन वाक़या का तसलसल से जारी आना जो है वो एक मुस्लिम दुनिया के लिए जो है बाइस तशवीश है कि आखिर ये वाक़या तसलसल से क्यों हो रहे हैं और इन वाक़या को क्यों नहीं यूरोपियन कंट्रीज जो है वो रोक रही हैं, क्यों नहीं उनकी हुकूमतें जो है इन वाक़या को रोकती हैं और कौन जो है इन वाक़या के पीछे जो मुलविस है।
असल किरदार कौन है इन वाक़यात के पीछे, कौन जो है इन वाक़यात को प्रमोट करता है, कौन जो है इन वाक़यात को जो है वो असल में इस्टेब्लिश करने वाला है। तो अब देखने बाकी है, और क्योंकि उस किरदार को फाइंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही किरदार जो है वो मुस्लिम दुनिया में इश्तियाल पैदा करता है, और यही किरदार जो है वो तहज़ीबों के दरमियान तसादुम का बायस ही बनता है। तो यूरोपियन कंट्री चाहिए कि वो इस किरदार का तयन करे और इस किरदार को बेनकाब करे पूरी दुनिया के सामने, ताकि आइंदा इस किस्म के वाक़या जो है वो रोनमा ना हो सकें और पूरी दुनिया जो है वो अमन सुकून चैन के साथ जो ज़िंदगी है गुजार सके। बाकी जहाँ तक बात है इंटरनेशनल हमारे बहुत ही अहम से बात करेंगे हम रूस और यूक्रेन की जंग के बाद रूस और यूक्रेन की जंग जैसे शिद्दत अख्तियार करती जा रही हुई है, और रूस और यूक्रेन की जंग में हर गुज़रते दिन के साथ जो है वो एक नया मसला जो है जन्म लेता जा रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि जो थर्ड पार्टीज़ हैं वो इससे जंग से जो है भरपूर फ़ायदा उठा रही हैं। तीसरी को जो है वो भरपूर फ़ायदा उठा रही है यूक्रेन, रूस और यूक्रेन जैसे। और इस वक्त अमेरिका और नेटो जो है वो यूक्रेन को जो है भरपूर फ़ौजी और माली इमदाद जो फराहम कर रहे हैं, उस वाले से भरपूर तरीके से जो है वो यूक्रेन को जो है हौसला फराहम किया जा रहा है। और अब अमेरिका ने हालिया दिनों में जो है वो अमेरिकी सदर जो बाइडेन साहब ने जो है वो यूक्रेन को जो है वो क्लस्टर बॉम्ब फराहम करने का जो है वो ऐलान किया है। देखते हैं बाकी है कि वही क्लस्टर बॉम्ब है जो कि अफ़गानिस्तान में यूज़ हुए थे, और जिसके बारे में कहा जाता है कि एक क्लस्टर बॉम्ब जो है पूरे पहाड़ को उड़ा देते हैं। और अब देखने बाकी है कि ये ख़तरनाक बम जो है क्या यूक्रेन को दिए जाएंगे, और क्या यूक्रेन जो ये क्लस्टर बम जो है वो यूक्रेन रूस के खिलाफ जो इस्तेमाल करेगा, तो उसके नीचे में क्या तबाही हम सामने आएंगे, तो ये भी आने वाले दिन में देखना ऐसा बाकी है। लेकिन इंसानी का कत्लेआम होगा जो भी होगा, तो तमाम स्टेक होल्डर चाहिए वो सोचें, देखें वो आखिर कर क्या रही हैं और आखिर इस मसले का हल क्या है। और तो स्पेसिफिक तमाम चीज़ों का हल जो है वो टेबल टॉक से ही मुमकिन है, मुज़ाकरा से ही मुमकिन है। और तमाम लोगों को चाहिए, तमाम जो समझदार जो हल्के हैं उनको चाहिए कि वो इन दोनों फ़रीक़ों को जो है वो टेबल टॉक पे यानी कि डायलॉग की टेबल पे लेके आएँ, और साथ ही साथ जो है इस मसले का जो पूरा मन हल जो है वो निकाला जाए। अब देखने में क्योंकि अब ये मामले इतने गंभीर होते जा रहे हैं कि यूक्रेन जो है उससे रूस के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि रूस जो है वो हमारा एटमी पावर प्लांट जो है वो तबाह करना चाहता है, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर तबाही होगी, और रूस जो है वो इंसानी को कत्लेआम करना चाहता है। जो कि दूसरा रूस इल्ज़ाम लगा रहा है यूक्रेन के ऊपर कि यूक्रेन जो है वो खुद जानबूझ के जो है अपने एटमी पावर प्लांट तबाह करना चाहता है, ताकि इल्ज़ाम जो है वो रूस के ऊपर आए और वो रूस को जो है वो एक ऐसा कातिल स्टेट जो है वो डिक्लेयर कर सके। तो अब दोनों तरफ से इल्ज़ाम से जारी है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर तीसरी पार्टी ने जो है वो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो तबाह कर दिया, तो इस नतीजे में इंसानियत का कत्लेआम होगा, इंसानियत का नुकसान होगा, क्योंकि इस वक्त इंसानियत का कोई नहीं सोच रहा, और इंसानियत के वाले इंसानियत को जो है वो सबसे मुकदम रखना चाहिए। क्योंकि जो भी तीसरी को जो है वो पूरी कोशिश करे कि वो किसी न किसी तरीके से वो तीसरी आलमी जंग जो है वो उसका आगाज़ कर दे, और इस वजह से दोनों ममालिक को जो है रूस और यूक्रेन दोनों को मोहतात रहना चाहिए, और दोनों को चाहिए कि वो तीसरी क़ुव्वतों के झांसे में ना आएँ, और तीसरी क़ुव्वतों के जो है वो जो फ़ायदा उठाना चाहती हैं इस जंग से उनके जो है वो साजिशें उनके चालों से जो है वो बचें। अब देखने बाकी है कि रूस और यूक्रेन की जंग कहाँ पर जाकर ख़त्म होती है, क्योंकि रूस का तो एक वाज़ेह मौक़िफ़ पर रूस से यही कहता है कि हम ये चाहते हैं कि जी यूक्रेन जो है वो किसी भी जो है वो नेटो में और यूक्रेन में शामिल ना हो। यूक्रेन जो है वो ऐसा बफर स्टेट जो है वो रूस और यूरोप के दरमियान जो है वो कायम रहे थे। लेकिन अब देखने बाकी है क्या आने वाले दिनों में ये यूक्रेन जो है वो क्या नए ऑफेंसिस का आगाज़ करता है, क्या जहाँ तक बात रूस की, तो रूस भी जो है वो कह रहा है कि हम तो मुज़ाकरा के मामलों पर चाहते हैं। लेकिन अब देखने बाकी है कि क्या यूक्रेन उसके इत्तेहादी भी यही चाहती हैं नहीं थी, तो ये भी आने वाले देखने बाकी है। जहाँ तक बात है अमेरिकी साथ जो बाइडेन वाले से, तो अमेरिकी साथ जो बाइडेन साहब जो है शदीद मुश्किल का शिकार हैं। उस वाले देखा जाए तो हंटर बाइडेन साहब जो है उस अमेरिकी सदर जो बढ़ने के लिए जो है मुश्किल का बायस बने हुए हैं। आप देखने बाकी है कि क्या अमेरिकी सदर की मुश्किल क्या कम हो सकती हैं नहीं, क्योंकि हंटर बाइडेन के हवाले से भी चीज़ें सामने आने के वो उनके खिलाफ मुकदमा जो है वो सब मुख्तलिफ अमेरिकी अदालतों में जो है वो ज़ेर समाअत है। आप देखने बाकी है कि हंटर बाइडेन साहब अगर उनके खिलाफ इल्ज़ाम जब साबित हो जाते हैं, तो क्या अमेरिकी सदर जो बाइडेन साहब जो है वो 2024 के इंतखाब में जो है वो हिस्सा ले पाते हैं नहीं, तो ये भी आने में देखना बाकी है। क्योंकि जहाँ तक बात है डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उस वक्त अपने इंतखाबी मुहिम जो है भरपूर तरीके से जारी सारी रखे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो वो वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि मैं किसी तौर पर जंगों का हामी नहीं हूँ, मैं किसी तौर पर भी यूक्रेन को जो है वो सपोर्ट यूक्रेन और उसकी जंग को सपोर्ट नहीं करता हूँ, और मैं किसी मुल्क को भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। कि कहता है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हैं कि मेरा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि मैं ये चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में जो है जंगों का खात्मा चाहिए, और अमेरिकी आवाम का पैसा जो है वो किसी दूसरी पराई जंग में जो है वो अमेरिकी आवाम का पैसा जो है किसी पराई जंग में जो है वो खर्च नहीं इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तब
देखने बाकी है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो आने वाले 2024 के इंतखाब में जो है वो क्या कामयाब इसमें पता नहीं है। और क्योंकि डोनाल्ड साहब कहते हैं कि ये मुकदमा जो है वो मेरी पॉपुलरिटी में इजाफा कर रही हैं, और जैसे जैसे नया हर उस नया मुकदमा मेरे खिलाफ कायम होता था मेरी मकबूलियत में मज़ीद इजाफा हो जाता है। आवाम को भी पता है कि ये मुकदमा जो मेरे खिलाफ जो मुकदमा बनाए गए हैं ये सब के साथ झूठे हैं और फॉल्स हैं, फैब्रिकेटेड। आप देखने बाकी है क्या अमेरिकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो क्या अमेरिका के 2024 के सदारती इंतखाब में जो है वो सदर मुंतखब हो पाते हैं नहीं, तो ये भी आने दिन देखना बाकी है। तो इन्हीं वीडियो को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में लाइक बंद और हमें भी पाकिस्तान जिंदाबाद।